नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोढ़ा आज आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक नया टॉपिक लेके। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और पढ़कर बहुत ही मजा आने वाला है। ओके दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको दालें कंप्लीट करवा ली हैं। टोटल जितनी भी अपनी दालें कोर्सेज में थी वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। ओके दोस्तों, अब जो है वो मैं तिलहनी जो फसलें हैं, ऑयल जो अपनी क्रॉप है, उसको आज स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको कंटेंट के साथ हर एक टॉपिक आपको फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा, ये मेरा आपसे दावा है। ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। ओके दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सोयाबीन को, है ना। सोयाबीन अपन जो है आज सबसे फर्स्ट में ले रहे हैं तिलहनी फसल को। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियोस को जरूर लाइक करें। चलो शुरुआत कर लें क्या। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सोयाबीन है ये एक दलहनी और तिलहनी दोनों टाइप की क्रॉप है। यानी कि ये जो अपनी जो सोयाबीन है इसको अपन दलहनी और तिलहनी दोनों फसलों के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर आपसे ऑप्शन में पूछे कि जो सोयाबीन जो है ये दलहनी है या फिर तिलहनी, तो आपके जो आंसर है वो क्या चला जाएगा, दोनों टाइप की क्रॉप है। ओके दोस्तों, पहला आपका पॉइंट होना चाहिए, जो सोयाबीन है वो दलहनी प्लस तिलहनी दोनों टाइप की क्रॉप रहती है। ओके दोस्तों, पॉइंट समझ में तो आ रहे हैं ना। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कराता चलूंगा, मेरा आपसे वादा रहा। चलो दोस्तों, एक भी अपना क्वेश्चन बार नहीं जाएगा, है ना। एक भी क्वेश्चन अगर सिंगल क्वेश्चन बार चला गया, ठीक है। वैरायटी जो है वो भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और जितनी अपन पढ़ाते हैं उसी के अंतर्गत ही पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है उसको अपन पढ़ेंगे। हर एक क्रॉप में अपन यही पढ़ते हैं। जल्दी से मेरा पर्पस यही है कि जल्दी से अपन एग्रोनॉमी को खत्म करके अपने हॉर्टिकल्चर को स्टार्टिंग करें, ताकि अपन जो है अपनी आने वाली जो वैकेंसी है उससे पहले अपना जो पूरा संपूर्ण कोर्स है उसको कंप्लीट कर पाए। ओके दोस्तों, देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसका जो वानस्पतिक वर्गीकरण है वो अपन देख रहे हैं। देखो क्या है, सबसे पहले वानस्पतिक नाम यानी कि बोटनिकल नेम जो है सोयाबीन का वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो बोटनिकल जो नेम है उसका नाम है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है दोस्तों, ग्लाइसिन मैक्स। बहुत ही प्यारा नाम है। देखो सोयाबीन ग्लाइसिन दोनों के पीछे ना आ रहा है ना, सीधी सी बात है, आपको पॉइंट पकड़ना है। देखो ग्लाइसिन और सोयाबीन पॉइंट दोनों के पीछे ना है, सीधी सीधी बात है, आपके बॉटनिकल नेम के पीछे क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन मैक्स। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं कुल कौन सा है, यानी कि इसकी फैमिली कौन सी है, तो इसकी जो फैमिली है दोस्तों वो है लेग्यूमिनेसी। कौन सी है दोस्तों, लेग्यूमिनेसी। अगर आपको लेग्यूमिनेसी ऑप्शन में ना मिले तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, फेबियसी या फिर अपन कह सकते हैं पेपालियोनेसी। दोनों ही राइट हैं। मैंने यहां पे लिखा है फेबियसी, आपको लिखना है अपनी नोटबुक में फेबियसी या फिर पेपालियोनेसी। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम नंबर की, यानी कि इसमें 2n बराबर कितने पाए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों सोयाबीन में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 और 4। तो देखो 4 पीछे लगाना है 0, यानी कि 40 जो इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। मैं देसी तरीके से अपनी जो तरीके हैं वो आपको बता रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसी टाइप से पढ़े तो आपका एक भी पॉइंट अगर चूक गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं उत्पत्ति, देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ आ रहा है, ग्लाइसिन मैक्स। तो खूब सारे बच्चे मैक्स से मैक्सी को समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो अपना चाइना है, यानी कि जहां से सोयाबीन जन्मा है वहीं से बाद में कोरोना जन्मा है। तो जहां से कोरोना वहीं से सोयाबीन।
तो देखो दोस्तों, इसका उत्पत्ति जो स्थल है वो हो जाएगा चाइना, या फिर अपन कह सकते हैं चीन। ओके दोस्तों, 4 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके पुष्पक्रम की, यानी कि इसका इनफ्लोरोसेंस जो होता है वो किस टाइप का होता है। ओके दोस्तों, तो इसका जो इनफ्लोरोसेंस जो है वो होता है रेसिम टाइप का। इसका नाम क्या हो जाएगा, रेसिम, है ना। बहुत सारों में अलग अलग होता है, जैसे कि सरसों में सिलिकुआ हो गया, इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, रेसिम। ओके दोस्तों, एक एक पॉइंट अपन क्लियर करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं अंकुरण की, देखिए दोस्तों, आपकी जो सोयाबीन है ये एक खरीफ की क्रॉप है, और मैंने जब दालें पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि अंकुरण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, खरीफ की जितनी भी दालें हैं एक अरहर को छोड़ के वो सब की सब जो दालें हैं वो अपने आ जाती हैं इपीजियल के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, इसमें अंकुरण कौन सा आ जाएगा, इपीजियल। पॉइंट समझ में आ रही है ना दोस्तों, इपीजियल। ओके, अब की बार मैं आगे चल रहा हूं, इसके फल को क्या कहते हैं, यानी कि जो अपन कह सकते हैं इस टाइप में ये फली होती हैं और इसके अंतर्गत ये फल लगे होते हैं। इन फलों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है पोड या फिर फली। पोड या फिर फली। दोस्तों समझ में तो आ रही है ना। बिल्कुल हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट करके जरूर बता देना। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं टेस्ट वेट की, देखिए दोस्तों, टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है, 1000 बीजों का जो भार होता है उसे अपन कहते हैं टेस्ट वेट। क्या कहते हैं दोस्तों, टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं। अगर 100 बीजों का भार पूछे तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, सीड इंडेक्स। तो आपका जो टेस्ट वेट है, सोयाबीन का टेस्ट वेट कितना हो जाएगा, 55 ग्राम। दोस्तों कितना हो जाएगा, 55 ग्राम। तो आपका जो परीक्षण भार है वो है 55 ग्राम। ओके दोस्तों, फसल एकदम एक बार आप पढ़ोगे फिर पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं रहेगी। ओके दोस्तों, अब उसके बाद में बात करूं प्रोटीन की। देखिए दोस्तों, जितनी प्रोटीन है उतने के उतने गुणसूत्र है। आपको 4 अक्षर से 40 गुणसूत्रों की संख्या याद करनी है, यानी कि क्रोमोसोम अब आपको नंबर याद करने हैं। उसी टाइप से आपको प्रोटीन की जो मात्रा है वो आपको याद करनी है 40%, और किताबें बताती हैं 40 से लेके 42%। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही राइट है ना। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑयल की, यानी कि तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने क्या बताया, सोयाबीन 4 अक्षर है, उसके बाद आप आ जाओ तेल के ऊपर। तेल में कितने अक्षर हैं, 2 ही अक्षर हैं। ये लो जी 2, यानी कि प्रोटीन का आधा क्या हो जाएगा, आपके ऑयल हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना। चलो, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोइल का, यानी कि सोयाबीन को उगाने के लिए आपको कैसी मृदा चाहिए, है ना दोस्तों। तो इसके लिए जो मृदा चाहिए वो चाहिए दोमट मृदाएं, है ना। रेतीली दोमट मृदा इसके लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं जलवायु की, है ना दोस्तों, जलवायु की मैं बात कर रहा हूं। जलवायु इसके लिए कैसी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये खरीफ की जो फसल है, इसलिए इसको जो जलवायु चाहिए वो चाहिए गर्म एवं उष्ण जलवायु। कैसी चाहिए दोस्तों, गर्म एवं उष्ण जलवायु, है ना। गर्म एवं उष्ण जलवायु चाहिए किसके लिए, सोयाबीन के लिए। अब आती है टेम्परेचर की बात, यानी कि इसको वृद्धि एवं विकास के लिए या फिर इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए उपयुक्त जो टेम्परेचर है, यानी कि तापमान है, वो कितना चाहिए दोस्तों। तो आपको याद रखना है 15 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो उपयुक्त रहता है। ओके दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि अंकुरण के लिए बताओ, तो देखो दोस्तों, अंकुरण के लिए, है ना, अगर आपसे पूछे कि वृद्धि एवं विकास के लिए कितना चाहिए, वृद्धि एवं विकास के लिए कितना चाहिए। अगर आपसे पूछे परिपक्वन अवस्था, यानी कि मैच्योर हो रहा है, उस समय आपको कितना चाहिए दोस्तों, तो आपका जो आंसर है वो क्या चला जाएगा, वो अलग अलग तरीके से चला जाएगा। यानी कि परिपक्वन के लिए आपको स्टार्ट करना है 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है, +5 करते जाना है,
तो देखिए 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस ये किसके लिए चाहिए, वर्धीय विकास के लिए। 30 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस ये जो है आपके अंकुरण के लिए टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। अब आपको समझ में आ गई कहानी। परिपक्वन 20 से 25, वर्धीय विकास 25 से 30, अंकुरण के लिए 30 से 35, ये आपके सोयाबीन के लिए टेम्परेचर फिक्स रहते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं WR की, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट, जलमांग कितनी चाहिए, तो इसके लिए जो जलमांग हो जाएगी वो हो जाएगी 600 से लेके 850 mm। ओके दोस्तों, इसके लिए जो जलमांग है वो कितनी चाहिए, 600 से लेके 850 mm। इधर वाले पूरे के पूरे समझ में आए कि नहीं आए? इधर वाले जितने भी पॉइंट थे मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाने का प्रयास किया है। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, है ना। उसके जब स्क्रीनशॉट लेना का कहूंगा तब आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, संस्थान यानी कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान जो संस्थान है वो कहां पर है। ओके दोस्तों, मेरे को यहाँ पे दलहनी और तिलहन जो मिटाना पड़ेगा तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा। अब मैं संस्थान की बात कर रहा हूं तो आपके जो संस्थान है वो कहां पे है, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके एमपी के अंतर्गत। एमपी में जगह कौन सी है, इंदौर में एमपी। ये आपको संस्थान जो है वो याद रखना है। ओके दोस्तों, अब आ जाओ आप सीड रेट के ऊपर, यानी कि बीज दर। इसके लिए बीज दर जो है वो कितनी रखी जाती है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, 70 से लेके 80 केजी प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर जो आपको इसमें चाहिए जो सीड रेट वो कितनी चाहिए, 70 से 80। और अगर पूछे 70, 75, 80 और 85 तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, 75 केजी। अरे दोस्तों समझ में तो आ रही है ना, सोयाबीन बहुत लंबी है लेकिन अपन इसको इजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं R इंटू पी की दूरी, यानी कि रो इंटू प्लांट की जो दूरी होती है वो कितनी रखी जाती है, तो 30 इंटू 10। 30 इंटू 10। और कुछ एक बताते हैं कि 30 से लेके 45 इंटू 10 से लेके 15, ये भी राइट है, कोई बात नहीं। देखो उसके बाद अगर मैं आपसे पूछें R इंटू पी या P इंटू R, हो जाती है कंफ्यूजन। आपको याद रखना है रो इंटू रो की जो दूरी है वो आपको रखनी है आपके 30 सेंटीमीटर, और जो प्लांट की जो दूरी है वो रखनी है 10 सेंटीमीटर। उसके हिसाब से अपन को लगाना है। तो इसके पीछे मैं क्या करता हूं, सेंटीमीटर लगा देता हूं। प्रति हेक्टेयर प्लांट जो है वो कितने लगेंगे, देखिए दोस्तों, जैसे अपन इस हिसाब से लगाएंगे तो अपने खेत में प्रति हेक्टेयर पौधे कितने लगेंगे, तो देखो दोस्तों 3,33,333 पौधे प्रति हेक्टेयर, है ना। 3,33,333 पौधे प्रति हेक्टेयर लगते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है बुआई का समय। अब बुआई का समय यानी कि आपको याद होना चाहिए जो सोयाबीन है वो कौन सी ऋतु की फसल है, खरीफ की फसल है। और खरीफ में अपन क्या करते हैं, 15 जुलाई के समय अपन क्या कर देंगे, सोइंग टाइम इसका हो जाएगा, यानी कि इसकी बुआई कर देंगे दोस्तों। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इधर से अगर इंपॉर्टेंट करवाऊं तो एक इसकी उत्पत्ति पूछी जाएगी, और इंपॉर्टेंट कराऊं तो प्रोटीन की मात्रा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर और इंपॉर्टेंट कराऊं तो आपके आ जाओ यहां पे मृदा हो गई, ये नहीं पूछा जा सकता। चलो इधर से तो इतने इंपॉर्टेंट, चलो एक परीक्षण भार इंपॉर्टेंट मान लेना, टेस्ट वेट। ओके दोस्तों, उसके बाद आती है बीज की गहराई, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट। 3 से लेके 4 सेंटीमीटर तक इसके जो बीज हैं वो मृदा के अंतर्गत जाने चाहिए। अगर इससे ज्यादा नीचे चले जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि अपना जो बीज है सोयाबीन का, अगर वो भूमि के अंदर थोड़ा ज्यादा धस जाएगा तो उसके अंकुरण में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए अपन को विशिष्ट ध्यान रखना है जो बीज की जो गहराई है, यानी कि डेप्थ जो है, डेप्थ अपन को कितनी रखनी है, 3 से लेके 4 सेंटीमीटर, यानी कि स्केल जो होती है ना वो 15 सेंटीमीटर की होती है। आपने देखी ना छोटी वाली स्केल, वो होती है 15 सेंटीमीटर की, यानी कि बिल्कुल इतना सा 3 से लेके 4 सेंटीमीटर आपको क्या करना है,
अपनी जो बीज है इसकी गहराई रखनी है। पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों? चलो इससे आगे ओके। उसके बाद आप आ जाओ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्पादन। उत्पादन कहां पे होता है? सबसे ज्यादा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सोयाबीन है वो अपने मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत उगाया जाता है। ओके दोस्तों, अगर सेकंड नंबर की बात करूं तो महाराष्ट्र जो है वो सेकंड नंबर पे है और जो राजस्थान है ये थर्ड नंबर के ऊपर है। पॉइंट समझ में आ गया? सबसे फर्स्ट पे कौन है? एमपी, नंबर सेकंड महाराष्ट्र, नंबर थर्ड राजस्थान। ओके दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? एमपी को क्या कहते हैं? सोया राज्य। क्या बोलते हैं? सोयाबीन से बना सोया। सोया राज्य कौन सा है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि सोया जिला कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए इंदौर। अगर आपसे पूछे कि सोया स्थान कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए जवाहर नगर। एक एक पॉइंट समझ में आ गया? सोया राज्य एमपी, सोया जिला इंदौर, सोया स्थान जवाहर नगर। अब देखो मैं उत्पादन से कुछ एक चीजें बता रहा हूं। जैसे कि मैं बात करूं सबसे ज्यादा एमपी के अंतर्गत होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, नंबर सेकंड पे कौन है? मध्य प्रदेश, और नंबर थर्ड पे कौन है? राजस्थान। ये तो अब मैंने क्या कर दिए, इंडिया के ऊपर की बेस की बात कर ली। अगर आपसे पूछे कि सोया राज्य कौन सा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एमपी, है ना दोस्तों। उसके बाद अगर पूछे आपसे कि सोया जिला, जहां पे अपना अनुसंधान संस्थान है वहीं पे है सोया जिला, यानी कि इंदौर इसका आंसर चला जाएगा। अगर आपसे पूछे सोया स्थान, सबसे ज्यादा जो सोयाबीन होती है वो कौन सी जगह पे होती है एमपी में, तो आपका आंसर होना चाहिए जवाहर नगर। जवाहर नगर। अब आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये मेरा आपसे कह सकता हूं कि मैंने आपको इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आप देख लो, एमपी मतलब महाराष्ट्र और राजस्थान, सोया राज्य कौन है? एमपी है। उसके बाद सोया जिला इंदौर, सोया स्थान जवाहर नगर। अब आती है बात एंजाइम के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है जो एंजाइम है, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके चलते अपन क्या करते हैं, जो अपना सोयाबीन है इसको अपन दाल के रूप में प्रयुक्त नहीं करते। मैंने क्या बताया आपको कि जो सोयाबीन है ये एक दलहनी भी है और तिलहनी भी है। क्यों तिलहनी है? क्योंकि इसमें तेल प्राप्त होता है, और दलहनी भी है लेकिन इसका अपन प्रयोग दालों के रूप में नहीं करते। इसका एक रीजन है, वो रीजन जानने का आप प्रयास करें। देखो क्या होता है, जो आपका सोयाबीन होता है ना दोस्तों, जो आपका सोयाबीन होता है ये वाला छोटा सोयाबीन है, सोयाबीन के ऊपर ये सोयाबीन का छिलका है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइपो ऑक्सीडेज। क्या नाम है? लाइपो ऑक्सीडेज। ये जो एंजाइम है ये पाचनशील जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है। इसके चलते अपना जो है इसका अपन क्या करते हैं, दालों के रूप में उपयोग में नहीं लेते। देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर आपसे पूछें कि इसमें एंजाइम कौन सा पाया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए लाइपो ऑक्सीडेज। लाइपो ऑक्सीडेज ये क्या करता है एंजाइम, अपनी जो पाचनशील प्रक्रिया है, पाचनशील जो प्रक्रिया है उसमें फिट नहीं बैठ पाता, यानी कि लाइपो ऑक्सीडेज के चलते सोयाबीन है वो अपन पाचनशील नहीं कर पाते, इसलिए अपन इसका उपयोग दालों में नहीं करते। और ये जो लाइपो ऑक्सीडेज है ये कहां पे पाया जाता है, तो पाया जाता है सोयाबीन के छिलके के अंतर्गत। ओके दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो यहां से एंजाइम से मुझे एक पॉइंट और याद आ रहा है, दोनों ही पॉइंट पास पास में थे और मैंने पढ़ा था तो वो भी आपको बता दूं, और ये आपको किताबों में नहीं मिलता है ना, मैं बता रहा हूं, आपको याद रखना है। अंकुरण आप यहाँ पे टेम्परेचर देखना चाहो आप देख लो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा दलहनी एवं तिलहनी, वो अपने नोट्सों में उतारना है। अब आपका एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मेरे को ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बच रही दोस्तों, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर लें। 2 सेकंड में आप स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, ठीक है दोस्तों, आप जल्दी लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ले लिया है तो मैं इसको रफ कर दूं, क्या इसको कर दूं रफ? चलो इसको कर दिया मैंने रफ। आज दस्तर नहीं मिलने की वजह से अपने हाथों से ही काम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ओके दोस्तों, अगर आपसे पूछे सोया मिल्क, देखो दोस्तों क्या होता है सोया मिल्क, यानी कि एक सोयाबीन से आपके दूध तैयार किया जाता है जिसे अपन कहते हैं सोया मिल्क, है ना दोस्तों। देखो क्या होता है, जो मिल्क होता है ये क्या होता है, सोयाबीन के द्वारा तैयार किया जाता है। और एक केजी सोयाबीन से अपन कितना आपके जो है वो सोया मिल्क तैयार कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिर भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि 1 केजी जो सोयाबीन है इससे कम से कम 6 से लेके 7 लीटर जो आपके दूध तैयार किया जा सकता है। देखो सोया जो मिल्क है वो सोयाबीन से तैयार किया जाता है और 1 केजी सोयाबीन से 6 से 7 लीटर मिल्क को तैयार किया जा सकता है। और ये जो अपना मिल्क होता है यानी कि जो दूध होता है इसमें सामान्य जो अपना जो मिल्क है यानी कि अपने गाय का दूध है, भैंस का दूध है, उसकी बजाय विटामिन सी वो आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। देखिए दोस्तों, विटामिन सी और आयरन की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है किसमें, आपके सोयाबीन में सामान्य दूध की अपेक्षा। ये था मेरा पॉइंट, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। सोया जो मिल्क है वो सोयाबीन से तैयार किया जाता है और 1 केजी सोयाबीन से अपन 6 से 7 लीटर आपके सोया मिल्क को तैयार कर सकते हैं। ये सामान्य जो दूध होता है उसकी अपेक्षा इसमें विटामिन सी और आयरन की अधिकता पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके जरूर लिखें। ओके, इसको मैं रब करूंगा, उसके बाद अपन चलेंगे इसके अन्य नाम के ऊपर, ठीक है ना। आप इसका एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको रफ कर लूंगा, उसके बाद अपन चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, अन्य नाम, यानी कि सोयाबीन के जो अदर्स नेम है वो अपने को पढ़ने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अब देखो सबसे जो अपना पहला पॉइंट है वो क्या है, लेग्यूमिनेसी फसलों का राजा, किंग ऑफ लेग्यूम कौन है, सोयाबीन। क्यों है, इसका आप रीजन जानने का प्रयास करें तो क्योंकि इसमें जो 40% प्रोटीन और 20% ऑयल पाया जाता है, इसके चलते लेग्यूमिनेसी जो फसलें हैं उनका राजा कौन हो गया, आपकी सोयाबीन। ओके दोस्तों, उसके बाद इसको बोलते हैं बिना हड्डी का मांस, बिना हड्डी का मांस। देखिए दोस्तों, अगर आपने सोयाबीन की सब्जी खाई है और अच्छी तरीके से बनाकर खाई है तो इसका जो स्वाद होता है वो होता है मांस के समान। और आप लोग जानते हो मांस जितने भी होते हैं उन सब में छोटी मोटी हड्डी तो पाई जाती है, लेकिन सोयाबीन में हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए अपन इसको बोलते हैं बिना हड्डी का मांस। पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं येलो जवेल, ठीक है ना, ये येलो जवेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं 21वीं सदी की फसल, 21वीं सदी की फसल। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको 21वीं सदी की फसल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका भी एक रीजन है। देखिए दोस्तों, जैसे ही अपन ने इसको लगाया तो इसके 8 से 10 दिन के बाद इसकी जो पौधा होता है इसकी जड़ों में गांठें बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही अपने पौधा लगाया उसके 8 से 10 दिन के बाद इसकी जड़ों में गांठें बनना प्रारंभ हो जाती हैं। समथिंग 20 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी होता है। और आप लोग जानते हो 21वीं जो सदी है वो कितनी फास्ट चल रही है, उसको देखते हुए इसका नाम भी रखा गया है 21वीं सदी की फसल। आपसे पूछा जा सकता है कि 21वीं सदी की जो फसल है वो कौन सी है, आपकी सोयाबीन। क्यों कहा जाता है, इसका एक ही आंसर है, क्या हो जाएगा, क्या होता है, समथिंग 8 से 10 दिन के मध्य ये जो फसल है ये क्या कर लेती है, गांठें बना लेती हैं, गांठें बना लेती हैं। और आपके समथिंग 20 से लेके 25 देश के मध्य ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम स्टार्ट कर देती है। इसीलिए अपन इसको कहते हैं 21वीं सदी की फसल। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं वंडर क्रॉप, यानी कि चमत्कारी फसल।
या फिर अपन इसको कहते हैं मिरेकल क्रॉप, चमत्कारी जो फसल है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी सोयाबीन। ओके दोस्तों, उसके बाद एक और पॉइंट आता है अमेरिका का पीला सोना। अमेरिका का जो पीला सोना है वो कौन सा है, आपकी सोयाबीन। अमेरिका का पीला सोना, अमेरिका का पीला सोना। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का पीला सोना अपन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यूएसए है वो सबसे ज्यादा तेल वाली फसलों में सबसे ज्यादा जो उगाता है वो किसको उगाता है, सोयाबीन को उगाता है, इसीलिए अपन इसको कहते हैं अमेरिका का पीला सोना। देखो, तेल से कुछ एक घुमा फिरा के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको मैं यहां से बता देता हूं। अगर आपसे पूछें कि विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो तेल है वो किसका है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोयाबीन का, और जो सेकंड नंबर है वो खाया जाता है मूंगफली का। पॉइंट क्लियर। अगर वर्ल्ड की बात करें, नंबर फर्स्ट सोयाबीन, नंबर सेकंड आपकी मूंगफली, मतलब ग्राउंड नट। ओके दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूं तो मूंगफली को आगे ले लेना है और सोयाबीन को पीछे ले लेना है, यानी कि भारत के अंतर्गत मूंगफली का जो तेल है वो सबसे अधिक खाया जाता है और सोयाबीन का नंबर सेकंड पे आ जाता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो सबसे ज्यादा सरसों का और नंबर सेकंड पे मूंगफली। ओके दोस्तों, यहां पे पॉइंट क्लियर हो गए। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपसे पूछे इसका बीजोपचार, मैं यहां पे लिख रहा हूं बीजोपचार, है ना दोस्तों, बीजोपचार इसका क्या हो जाएगा, यानी कि इसका अपन बीजों का उपचार कैसे करेंगे, मेरे को पॉइंट अभी क्लियर हो रहा है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, आपके FIR विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, FIR विधि का प्रयोग करते हैं, और एक राइजोबियम यानी कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, ठीक है ना। अब जो राइजोबियम जो है उसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम। ये आपके सोयाबीन के अंतर्गत काम में ली जाती है। किसमें काम में ली जाती है, आपके सोयाबीन के अंतर्गत राइजोबियम की प्रजाति कौन सी उपयोग में ली जाती है, राइजोबियम जैपोनिकम। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में इसका जो है अपन सिंचाई पढ़ेंगे, वीड कंट्रोल पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इससे आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलो देखो, अब क्या करेंगे अपन यहां पे, है ना। अब तो देखो सिंचाई, सिंचाई के लिए जो अपन उपयोग करेंगे, अब इसके लिए सिंचाई यानी क्रिटिकल जो स्टेज है वो कब कब अपन पानी देना चाहे, जिससे क्या है अपना जो पौधा है वो सही से ग्रोथ कर पाए। तो एक तो अपनी क्रिटिकल स्टेज हो जाएगी फूल आते समय, फूल आते समय, और अपना जो नेक्स्ट है फलियों में दाना बनते समय, फलियों में दाना बनते समय। ये तो आपके क्या हो गई, क्रिटिकल स्टेज हो गई, यानी कि फलियों में दाना बनते समय एवं फूल आते समय अपन जब पानी देंगे तब अपना जो है वो पौधा आराम से ग्रोथ कर पाएगा और अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड कंट्रोल अपन कैसे करेंगे, तो सबसे जो पहला पॉइंट है एकीकृत ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, यानी कि इसका मीनिंग ये हो गया कि जैसे खेत अपना खाली रहता है खरीफ की सीजन से पहले, तो इसकी अपन गहरी जुताई कर देंगे, जिससे वो क्या है आराम से जो है वो अपन वीड कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपसे पूछे किन किन खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद करना है। अगर आपसे पूछे कि बुआई से पूर्व यानी कि बुआई से पहले अगर आपसे पूछे कि किन को अपन को प्रयोग में लेना है, कौन कौन सी जो खरपतवार नाशियां हैं उनको बुआई से पूर्व प्रयोग में लेना है, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्राइफ्लोरेलिन और फ्लूफ्लोरेलिन। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं बुआई से पूर्व ट्राइफ्लोरेलिन और फ्लूफ्लोरेलिन, जिनके पीछे लिन आता है वो हमेशा बुआई से पूर्व ही प्रयोग में ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेना ट्राइफ्लोरेलिन और फ्लूरेलिन, ये जो है ये आपके ली जाती है बुआई से पूर्व। बुआई के जस्ट बाद और अंकुरण से जस्ट पूर्व अपन किसका प्रयोग करेंगे, एलाक्लोर या फिर मेट्रिबुजिन, यानी कि मुख्यतः अपन प्रयोग करेंगे एलाक्लोर का। किस समय, अगर आपसे पूछे कि एलाक्लोर जिसे अपन लासो के नाम से जानते हैं उसका अपन प्रयोग कब करेंगे, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों,
अंकुरण से पूर्व और बुआई के बाद। तो आपका इधर से पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो यहां तक जो अपने जितने भी पॉइंट थे वो अपन ने क्लियर कर लिए हैं। अब अपन जो है इसको मैं पूरा का पूरा जो है इसको रब करूंगा और उसके बाद अपन जो इसकी वेराइटीज हैं और क्या बच जाता है इसमें समथिंग, अगर बात करें अपन जो इसमें इंसेक्ट एंड डिजीज है, ये सब चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं। उसके बाद अपना सोयाबीन द एंड हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब अपन जो पिछला पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन सोयाबीन को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको देखने हैं कीट एवं रोग यानी कि इंसेक्ट एवं डिजीज। ओके दोस्तों, देखिए इसमें जो कीट लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं मुख्यतः। एक तो लगता है गर्डल बीटल। ये जो आपके कीट हैं ये मुख्यतः पत्तियों को, जो अपनी जो फलियां होती हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, यानी कि जो फलियां होती है जिसमें फल होते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। और इसकी रोकथाम के लिए सर्वांगी कीटनाशी का अपन प्रयोग करके इसको रोक सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका नंबर सेकंड पे आ जाएगा टोबैको कैटरपिलर। देखिए दोस्तों, टोबैको कैटरपिलर जो एक कीट है, इसके द्वारा अपने राजस्थान में 2001 के अंतर्गत सर्वाधिक सोयाबीन को नुकसान पहुंचाया गया। यानी कि जो आपके टोबैको कैटरपिलर हैं ये राजस्थान की दृष्टि से, जो भी राजस्थान के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। टोबैको जो कैटरपिलर है इसने 2001 के अंतर्गत सोयाबीन की फसल को कोटा खंड के अंतर्गत सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। राजस्थान में कहां पर? कोटा खंड के अंतर्गत। ओके दोस्तों, इसके नियंत्रण के लिए अपन कार्बेडाजिम या फिर सर्वांगी कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और नंबर थर्ड पे अगर मैं बात करूं तो सेमी लूपर, ये भी एक मुख्यतः कीट है, सेमी लूपर। और नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो सफेद मक्खी। ये जो आपके कीट थे ये इंपोर्टेंट थे। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं रोगों की, ठीक है दोस्तों, जो रोग हैं वो मुख्यतः कौन कौन से हैं। एक तो आपके रोग लगता है पीलिया रोग, है ना, पीलिया रोग जिसे अपन येलो डिजीज के नाम से जानते हैं। ये किसकी कमी से होता है? आयरन और जिंक की कमी से। किसकी कमी से? आयरन और जिंक की कमी से होता है। अगर मैं बात करूं एक नंबर सेकेंड नंबर रोग की, तो एक रोग लगता है मुख्यतः चारकोल रोट जो रोग लगता है वो किसके द्वारा होता है? आपके क्या नाम है? राइजोक्टेनिया बोटेटी कोला। थोड़े से अटपटे नाम हैं फिर भी आपको याद रखने हैं। ये इसके मुख्यतः रोग थे। एक तो पीलिया रोग हो गया जो आयरन एवं जिंक की कमी से होता है। इसका अपन रोकथाम करना चाहते हैं, यानी इसका अपन नियंत्रण करना चाहते हैं तो FeSO4 का घोल बनाकर अपन इसको उपयोग में ले सकते हैं। चारकोल जो रोट रोग है ये राइजोक्टेनिया बोटेटिकोला से होता है। ओके दोस्तों, इसका वाहक होता है। अगर मैं बात करूं नंबर थर्ड के ऊपर तो सब में फिक्स रहता है YMV, यानी कि येलो पीत मोजेक वायरस, जो सफेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। इसके लिए अपन सर्वांगी कीटनाशी जो है इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं उर्वरक प्रबंधन की, यानी कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, उर्वरक प्रबंधन के लिए इसका जो अनुपात रहता है NPK का वो रहता है 1:2:1, यानी कि 30 से लेके 40 kg अपन किसका प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। समथिंग 60 से लेके 70 kg अपन सोयाबीन में किसका प्रयोग करेंगे? फॉस्फोरस का प्रयोग करेंगे। और समथिंग 30 से लेके 40 kg अपन किसका प्रयोग करेंगे? आपके पोटास का प्रयोग करेंगे। ये तो क्या है? आपके NPK का जो रेशियो रखा जाता है 1:2:1, यानी कि 121 आपको याद करना है। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन के लिए मुख्यतः जो उर्वरक काम में लिया जाता है वो तो लिया जाता है अमोनियम सल्फेट। कौन सा लिया जाता है? अमोनियम सल्फेट। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस के लिए तो उसमें आपको प्रयोग करना है DAP, यानी कि DAP और अमोनियम फॉस्फेट के अपन प्रयोग कर सकते हैं किसमें? सोयाबीन में, उर्वरक के प्रबंधन के लिए। अब आपको एक पॉइंट आपको नोट करके लिखना है। किसमें लिखना है? आपके नोटबुक में लिखना है। क्या लिखना है? कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए 250 kg
जिप्सम की मात्रा प्रति हेक्टेयर में अगर अपन प्रयोग करें तो अपनी जो तिलहनी फसलें हैं उसमें तेल की मात्रा बढ़ सकती है। कितना है रखना है अपन को 250 केजी प्रति हेक्टेयर किसकी मात्रा, जिप्सम की मात्रा, यानी कि जिप्सम किसकी मात्रा रखेंगे अपन, जिप्सम की मात्रा रखेंगे, जिससे जो है अपना वो तेल बढ़ सकता है। तो आपको नोट करके लिखना है तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए 250 केजी प्रति हेक्टेयर जिप्सम की मात्रा का प्रयोग करें या फिर 0.1% थायो यूरिया का घोल बनाकर प्रयोग करें, जिससे अपना जो है तेल की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है। उसके बाद आपको रेड कलर में एक पॉइंट और दिखाई दे रहा है, यील्ड यानी कि उपज कितनी प्राप्त होती है दोस्तों। तो देखिए अगर मैं बात करूं सिंचित क्षेत्रों की तो उसमें होती है 25 से लेके 30 क्विंटल सिंचित क्षेत्र। अगर आपसे पूछे असिंचित क्षेत्र यानी कि जो असिंचित क्षेत्र है जहां पे जल की कमी है वहां पे अपन को उपज कितनी प्राप्त होती है 15 से लेके 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा वैरायटियों की तो ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन मैं बात कर रहा हूं कटाई के समय जो नमी है वो कितनी रखी जानी चाहिए। थोड़ा सा डिस्टर्बेंट है, गाय वगैरह पास में रहती है। ओके दोस्तों, तो कटाई के समय जो नमी है वो कितनी रखी जाती है, तो समथिंग रखी जाती है 20 से लेके 25% नमी होने पर अपन क्या करेंगे, कटाई कर लेंगे पौधे की, जो अपना जो है ना उसकी अपन क्या कर लेंगे, कटाई कर लेंगे। अब भंडारण के समय जाने की अपना जो फसल है उसको अपन घर पे लेके आ गए, अब अपन उसको भंडारित करना चाह रहे हैं तो अपना जो फसल है उसमें नमी कितनी रहे, तब अपन क्या करेंगे समथिंग 8 से लेके 10% नमी होने पर अपन क्या कर सकते हैं, इसका भंडारण कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब रहता है अपना एक ही पोर्शन, वो है वेराइटीज। वेराइटी से क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट कर लेना। इतनी देर थोड़ा सा मायूस हो गए होंगे क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है पढ़ने में। अब वेराइटीज को इंपोर्टेंट कर लेना, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें और 2 से 4 बार इसको रटने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, अगर मैं वेराइटी की बात करूं तो देखो एक तो वेराइटी आपके है अलंकार। ओके, अलंकार। नंबर सेकंड की बात करूं अहिल्या। नंबर थर्ड की बात करूं तो आपको याद रखना है शिलाजीत। वेराइटियों को इंपोर्टेंट मारते जाना और नोटबुक में उतारते जाना, शिलाजीत। उसके बाद में बात करूं गौरव, ये भी वैरायटी किसकी है, सोयाबीन की है। एक और है मोनेटा, ये किसकी वैरायटी है, ये भी आपके सोयाबीन की है। अगर आपसे पूछे प्रताप सोया, देखो नाम से पता चल रहा है सोया, प्रताप सोया फर्स्ट एंड प्रताप सोया सेकेंड, ये भी वैरायटियां किसकी हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन की वैरायटियां हैं। ठीक है ना, अलंकार, अहिल्या, शिलाजीत, गौरव, मोनेटा। और देखिए पीके 432, एनआरसी 12 जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, दुर्गा के नाम से जानते हैं, ये भी वैरायटी किसकी है, आपके सोयाबीन की है। ओके दोस्तों, अगर आपसे पूछे T1 वैरायटी किसकी है, T1 जो वैरायटी है वो भी सोयाबीन की है। अगर आपसे पूछे T49 ये वैरायटी किसकी है, तो ये भी वैरायटी आपके सोयाबीन की है। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो समथिंग ये तो वैरायटियां अपने नॉर्मल देश की हैं, यहाँ की मतलब अपन ने ही डेवलप की है, अपने भारत ने ही डेवलप की है। अगर आपसे पूछे विदेशों से आयात की गई जो वैरायटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए दोस्तों विदेशों से जो आयात की गई हैं वो है ब्रैग, एक तो है ब्रैग, नाम से अलग अलग पता चल रहा है, ब्रैग, ली, क्लार्क जो वैरायटी है ये भी सोयाबीन की वैरायटी है जो विदेशों से आयात की गई है। देखिए दोस्तों, आपको वैरायटियां मैंने बहुत सारी बताई हैं, समथिंग ये वैरायटियां इंपोर्टेंट ही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे को थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा वैरायटियों के बीच में आ जाएगा। तो एक आपको वैरायटी याद रखनी है JS यानी कि जवार सोया 335, ये जो वैरायटी है ये इंपोर्टेंट वैरायटी है। क्यों इंपोर्टेंट है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये अधिक समय में पककर तैयार होती हैं और सबसे ज्यादा उत्पादन देती हैं। तो इसका आपको पॉइंट याद रखना है, JS जो 335 है अधिक समय तो लेती है भाई साहब, समय तो अधिक लेगी, अधिक समय और अधिक उपज, ये इसके क्या है, फंक्शन है, अधिक समय और अधिक उपज देती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं JS और JS, एक तो है JS फर्स्ट भाई साहब
और ए के हैं JS सेकेंड। अब आपको तो इसके पॉइंट आपको याद करने हैं। 95 जो 60 हैं वो है JS फर्स्ट, यानी कि जो जवाहर सिंह जो फर्स्ट हैं उनके गाड़ी के नंबर हैं 95 60। और उसके बाद अगर मैं बात करूं JS सेकेंड जो है, जवाहर सिंह सेकेंड जो है, उनके जो गाड़ी के नंबर है 93 05। ये जो वेराइटियां हैं ये सोयाबीन की वेराइटियां हैं और ये कम समय में पककर तैयार होती हैं, कम समय में पककर तैयार। अरे दोस्तों, अब इसकी टोटल जो वेराइटियां हैं वो पूरी की पूरी आ गई, अपने एक भी नहीं छोड़ी, है ना। पूरी की पूरी मेरे को याद और आराम से अपने एक एक वेराइटी कंप्लीट की। देखिए दोस्तों, अब एक भी पॉइंट नहीं बच रहा, एक भी पॉइंट नहीं बच रहा। एक पॉइंट आपको एक और नोट करना है। देखिए दोस्तों, क्या है, जो सोयाबीन है ये एक ट्रांसजेनिक फसल है, आपको याद करना है। सोयाबीन एक क्या है, ट्रांसजेनिक, यानी कि इसको ट्रांसजेनिक प्रक्रिया के द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो सोयाबीन है ये अपने विश्व के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक फसल है, यानी कि जो ट्रांसजेनिक फसल तो है लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल में। इंपोर्टेंट कर लेना, सर्वाधिक जो ट्रांसजेनिक फसल जो एरिया कवर करती है वो कौन सी है, अपनी सोयाबीन है। ओके दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, मिलता हूं, क्लासें थोड़ी सी लंबी हैं, प्रयास कर रहा हूं आपके लिए और आप मेरे को सपोर्ट करते रहें। ओके दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद दोस्तों।